नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने पाठ 1 में भाषा, बोली, उपभाषा और भाषा के विविध रूपों के बारे में पढ़ा था, जिसमें यानी कि मातृभाषा आती है, संपर्क भाषा आती है, राजभाषा आती है और संविधान द्वारा अष्टम सूची में स्वीकृत 22 भाषाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि व्याकरण क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह अनेक प्रकार की गलतियां करता है और यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से वह भाषा सीख रहा है वह स्वयं गलतियां कर रहा हो। ऐसी स्थिति में भाषा के सही नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि भाषा नियम संचालित मीन्स नियमों से चलने वाली व्यवस्था है। भाषा के ये नियम यह बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है अथवा कौन सा अशुद्ध है। अगर कोई वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है वो क्यों है, इसके लिए आपको यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे बच्चे ने चाय पिया। ठीक है, वाक्य ये क्या है, गलत है। इसका शुद्ध रूप मीन्स सही रूप होगा बच्चे ने चाय पी, क्योंकि भाषा का नियम है कि जब कर्ता के बाद कोई प्रसर्ग लगा होता है, ठीक है, जैसे कि प्रसर्ग क्या होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जितने भी कारक चिन्ह हैं, ठीक है, ये जो लगे होते हैं, तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। इस वाक्य में आया चाय शब्द चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया इसी के अनुसार बदलेगी। अतः इस वाक्य में पिया क्रिया के स्थान पर पी क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों का सही ज्ञान प्राप्त करना। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है व्याकरण से। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन है। व्याकरण हमें यह बताता है भाषा का कौन सा रूप सही है, कौन सा गलत है, और कोई रूप गलत या सही है तो क्यों है। आगे देखिए, व्याकरण की परिभाषा है कि भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन एक स्थान पर रखकर जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इसकी हम और परिभाषा ले सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना आदि आता है। अब क्या आ गई है, व्याकरण के अंग की बात आ गई है कि विभिन्न स्तरों पर भाषा का अध्ययन किया जाता है व्याकरण के अंतर्गत, और ये स्तर व्याकरण के अंग कहलाते हैं। और व्याकरण के अंग इस प्रकार है, देखिए इस तालिका में व्याकरण के अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। क्या है, इसके अंतर्गत ध्वनि और वर्ण से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। और शब्द विचार में क्या आता है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द आते हैं, शब्द भेद आते हैं, शब्दों के विभिन्न रूप हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। वाक्य विचार में क्या है, वाक्य विचार के अंदर पदबंध आते हैं, उपवाक्य आते हैं, वाक्य हैं और वाक्य के भेद के बारे में पढ़ा जाता है। बच्चों अब देखो कि हमने पूरे पाठ में क्या सीखा है। ये कुछ हमने बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की व्यवस्था से है। भाषा का अर्थ है बातचीत करना। भाषा का उद्देश्य क्या है, संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा के कितने रूप हैं, 2, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप की जो आधारभूत इकाई है वह ध्वनि है, और लिखित रूप की जो है इकाई वो है वर्ण। अब कहते हैं लिपि किसे कहते हैं, ध्वनियों वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं।
प्रत्येक भाषा की अनेक बोलियां होती हैं। हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसकी भी अनेक बोलियां हैं। भाषा में अनेक नियम होते हैं जो भाषा को नियंत्रित करते हैं। और भाषा के विविध रूप के अंतर्गत क्या क्या आता है? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि नियमों के द्वारा ही संचालित होती है, नियमबद्ध चलते हैं ये। और व्याकरण क्या बताता है? व्याकरण यह बताता है, उसका कार्य क्या है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आइए बच्चे, अब हम इसके अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 के आपने उत्तर भी कर लिए हैं, 2 भी कर लिया है। अब हम प्रश्न 3 करेंगे, सही या गलत पर निशान लगाओ। लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की अहम भूमिका होती है। ये है सही है या गलत है? सही, ठीक है। दूसरा है, पशु पक्षियों के बीच होने वाले संप्रेषण को भाषा कह सकते हैं? नहीं, जो मनुष्यों के बीच में आपस में संप्रेषण जो बातचीत होती है उसको हम भाषा कहेंगे। पशु पक्षियों के बीच में होने वाले संप्रेषण को हम भाषा नहीं कह सकते, ठीक है। वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, गलत। भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कह सकते हैं, सही। हिंदी और उर्दू 2 अलग भाषाएं हैं, सही। रूसी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, गलत, ठीक है। रोमन किसकी है? अंग्रेजी की। अंग्रेजी भाषा में पदों का क्रम होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, बिल्कुल सही होता है। आगे देखिए बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। भाषा वह खालिस्तान है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या है? प्रकार है, साधन है या स्थिति है? तो भाषा वह साधन है। भाषा के उच्चारित रूप का आधार खालिस्तान है, ध्वनि, वर्ण या विचार। ध्वनि। भाषा का लिखित रूप डैश होता है, अस्थाई, स्थाई या गतिशील। स्थाई। मौखिक भाषा भाषा का खालिस्तान रूप है, प्रधान, गौण या सहज। प्रधान। खालिस्तान ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है लिपि, वर्ण या वर्तनी। क्या आएगा इसका? लिपि। अब बच्चों कहते हैं मिलान करो, किसका आंसर जो जिसके साथ सही होएगा। अब देखो, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का संबंध बोडो से है। रोमन लिपि का आएगा इटालियन कै भाग के साथ। तीसरा है गुरुमुखी लिपि को मिलान करेंगे घै भाग पंजाबी के साथ। आगे है गुजराती लिपि को खै भाग गुजराती के साथ। 5वां है फारसी लिपि को गै उर्दू के साथ। आगे है 6 ब्रज भाषा या कन्नौजी। क्या है? ब्रज भाषा या कन्नौजी। इसका मिलान करेंगे हम झ भाग पश्चिमी हिंदी के साथ। 7वां है आपका मगही और भोजपुरी। इसका मिलान करेंगे हम च बिहारी हिंदी के साथ। फिर है भिल्ली और मारवाड़ी। इसका ईया भाग राजस्थानी हिंदी के साथ। फिर है गढ़वाली और कुमाऊनी, ये जय भाग पहाड़ी हिंदी के साथ। और लास्ट आपका 10 भाग है अवधी और बघेली। इसका आप करेंगे 6 भाग पूर्वी हिंदी के साथ मिलान करेंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित रचनाकारों की कृतियों के सामने नाम उनके सामने लिखिए। ये आपको रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, इधर भाषाओं के नाम दे रखे हैं कि कौन सी भाषा में है कृति लिखी गई है। अब इनकी आपने कृति के नाम बताने हैं। जो विद्यापति है रचनाकार, इसकी कृति है पदावली और ये क्या है? मैथिली भाषा में लिखा गया
है। गोस्वामी तुलसीदास इसकी कृति है रामचरितमानस और ये अवधी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी इसकी कृति पद्मावत है और सूरदास की सूरसागर। अब बच्चों कुछ करके सीखिए, ठीक है। कहते हैं कि इंटरनेट की मदद से कवियों की 4 रचनाओं के बारे में लिखना है, या आपने खुद करना था, लेकिन मैं इसको आपको समझा रही हूँ। तुलसीदास कवि हैं, उनकी 4 रचनाएं हैं। रचनाएं दोहावली, कवितावली, गीतावली और रामचरित्र मानस। सूरदास की हैं रचनाएं सूरसागर, नागलीला, सूरसावली और भ्रमर गीत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है चित्ररेखा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरा नामा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको अभ्यास समझ में आ गएगा। आपने इस अभ्यास को अपनी पुस्तक में करना है और इसे याद करना है, और व्यंजन की परिभाषा को भी आपने याद करना है कि व्यंजन में क्या क्या आया हुआ है और उसके अंगों के बारे में भी। और इस अभ्यास को आपने ज़रूर ही अपनी पुस्तक में कर लेना है। धन्यवाद।